वेलकम बैक टू रुचि मेरिया। दिस रुचि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज क्या है? आज है संडे। अरे आज संडे है। संडे आपको पता होना चाहिए ना टॉपिक क्या है। भूल गए? हाँ यार, रुचि रुचि तो इतनी बड़ी नहीं है, लोगों को याद नहीं होगा आज क्या है। एनीवेज मैं बता देती हूँ, पर अगली बार से याद रखना। एक्चुअली लास्ट संडे मैंने जो वीडियो डाला था, मैंने उस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड नामक एक बुक के बारे में बात की थी। उस बुक का चैप्टर 1 मैंने आपको समझाया था, और आज मैं हूँ चैप्टर 2 के साथ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं हर संडे उसके सारे चैप्टर्स लेकर आऊंगी आप तक, पर आपको तो याद होता नहीं है। एनीवेज अगली बार से याद रखना। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ द बुक, दैट इज थंबनेल में अगर लिखा है शायद, बट नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये क्या होता है? सब्र रखो, मैंने पढ़ा है, मैं ज़रूर बताऊंगी। थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगी, जितना मेरे पास ज्ञान है उतना तो मैं आपको दे दूंगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो में चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की पहले वीडियो में मैंने आपको स्टोरी बताई थी, इस वीडियो या इस चैप्टर में उन्होंने कोई अपनी स्टोरी नहीं बताई है। उन्होंने सिर्फ अपना बोलते ना ज्ञान दिया है, या उन्होंने सिर्फ समझाया है कि कैसे किया जाता है, या फिर क्या ज़रूरत होती है एक चीज़ के लिए, अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सेकंड चैप्टर में उन्होंने अपने सारे इंसाइट्स बताए हैं जो रिच डैड से उन्होंने सीखा और वो हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो जो सबसे बड़ी बात है, रॉबर्ट कियोसाकी वॉज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 47 की उम्र पे वो रिटायर हो चुके थे। हमारे पापा है उस उम्र के। अभी उनको जाके बोलते ना कि पापा आप रिटायर हो जाओ, या आप रिटायर होने वाले 1 साल में, उनका मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। अरे यार रिटायर होने वाले, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे का फ्लो बंद हो जाएगा। जस्ट बिकॉज उनके पास, क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल लिटरेट होते तो रॉबर्ट कियोसाकी की तरह 47 में रिटायर होने में उनको खुशी होती। जब रॉबर्ट कियोसाकी 47 में रिटायर हुए थे, उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी था, जो हमारे पास नहीं होगा अगर हमारे पापा आज रिटायर होंगे। या फिर अगर आप सोचोगे कि आप 30 साल में रिटायर होगे, तो उस 30 साल के बाद आपके पास वो पैसे होने चाहिए कि आप 30 साल के बाद ज़िंदगी जी सको। आप ये सोच के रिटायर नहीं हो सकते कि हाँ ठीक है देख लिया जाएगा, तब तो गया, तब तो आप हो गया, शौक में निकल गए। जो हमारे पेरेंट्स नहीं है, जो हम लोग मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, बात करते हैं जिस चैप्टर का पहला टॉपिक था, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की एज क्या होती है? ऐसी कोई एज नहीं होती है। फाइनेंशियल लिटरेट आप 5 साल की उम्र में हो सकते हो, आप 10 साल की उम्र में हो सकते हो, आप 20 साल की उम्र में हो सकते हो, आप 50 साल की उम्र में हो सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको स्कूल में नहीं बताई जाती, जो उसने रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखी थी, और रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर हम लोग को सिखाने की कोशिश की है इस बुक में। तो पहली बात तो सबसे बड़ा हम लोग का जो इल्यूजन है या फिर जो गलत फैमिली है, वो है घर। जो घर होता है ना, वो हम लोग का वो होता है एसेट। हम लोग का एसेट होता है, हम लोग ना ये घर खरीद लेंगे, उसके बाद इसको बेच देंगे, ये हम लोग की लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपने पहले कमाई से ये घर खरीदी है। ये सच नहीं है। ठीक है, आप इमोशनली अटैच हो सकते हो कि हाँ मेरा घर, हाय मेरा घर, पर पॉइंट ये है कि अगर आप एक घर खरीदते हो, ठीक है, आपने एक घर खरीद लिया, और सपोज फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल फैमिली से हो और आपकी शादी हुई, आपके 2 बच्चे नहीं हुए, अभी सिर्फ आपकी शादी हुई है। शादी के बाद आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है। सपोज लेट्स से एन एग्जांपल कि आपकी वाइफ 10 लाख रुपए कमाती है पर ईयर, और आप 20 लाख रुपए कमाते हो पर ईयर। 30 लाख रुपए आपका इनकम है पर ईयर, और उसके बाद आप उस 30 लाख का क्या करते हो ना कि आप पैसे बचाते हो और बोलते हो ठीक है 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, अब हम लेते हैं अपना घर। फिर अपने उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट लगा देते हो अपने घर पे। अब आप बहुत अच्छा, ऑब्वियस बात है, कोई इंसान छोटा घर लेने का सपना नहीं देखता कि नहीं यार मैं तो 1 BHK घर लूँगा। नहीं, वो ऑब्वियसली कोशिश करेगा कि अच्छी जगह पर घर ले। तो वो अपने सैलरी का या अपने उसका पैसा लगा देता है, अपने सेविंग का पैसा लगा देता है घर में। अब पूरे पैसे तो वो दे नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो लेते हैं होम लोन्स, या फिर वो करते हैं इन्वेस्टमेंट या EMI पे घर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत एज तक आपसे वो पैसे कटते जाते हैं। और घर लेने के बाद सिर्फ घर लोन का पैसा नहीं होता, इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स, इट इंक्लूड्स उसकी एक्सपेंसेस खुद के होते हैं। अगर आप एक घर ले रहे हो, आप उसका फर्नीचर लोगे, आप उसका वेलबींग भी देखोगे। 1 साल 2 साल बाद आपका घर गंदा लगेगा तो आप उसका पेंटिंग कराओगे।
तो पॉइंट ये है ना कि अगर आपके पैसे भी बढ़ते हैं तो अगर आपका इनकम भी बढ़ता है तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ते जाता है, विच इंक्लूड्स घर की बात जो मैं बता रही थी। घर में भी यही प्रॉब्लम होता है। घर एक एसेट है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, अगर आप तब घर ले रहे हो दैन इट्स ओके। लेकिन हम जो इनिशियल स्टेज में घर ले लेते हैं, इट्स लाइक हम अपना कट ऑफ कराते हैं, हम अपनी सैलरी से उतने पैसे कट करवा रहे हैं। ये दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अ मिडिल क्लास पीपल। जो उनका सबसे मिडिल क्लास पीपल का सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है। जो बात रिच डैड ने बहुत अच्छे से उसे समझाई थी। रिच डैड ने बताया था कि हमेशा जो रिच होने का जो पहला रूल होता है ना, वो होता है बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। अब इसमें 3 सिनेरियोज होती हैं। जो पुअर होते हैं वो तो बेचारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जितना इनकम आता है उनका एक्सपेंस उतना ही होता है, तो उनके पास कोई पैसा बचता नहीं है जिसके लिए वो कोई एसेट ले सके। नाउ कम्स द मिडिल क्लास पीपल। अब मिडिल क्लास में क्या होता है ना, उनका अगर इनकम इतना है, उनका एक्सपेंस इतना है, तो बचा हुआ जो काम होता है ना वो लाइबिलिटी खरीद लेते हैं, विच इंक्लूड्स हाउस, कार। उसको अब वो EMI पे खरीद लेते हैं और उसका पैसा लाइफ लॉन्ग कटते रहता है। और जो रिच पीपल है उसको, वो लोग जो अमीर लोग हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि बड़े लोग हैं, वो लोग उस चीज़ को शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं जिसका रिटर्न बैक उनको मिलता है। इससे क्या होता है, उनका अगर इनकम बनता है तो उनका एसेट्स भी बढ़ जाता है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हमारा अगर इनकम बनता है तो हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ जाता है। हम लोन लेके बैठ जाते हैं, हम कुछ और सपने देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक है मतलब उस फैमिली तक बस वापस आ जाते हैं जिस फैमिली ने घर लिया था। ठीक है, बहुत साल बाद, 4-5-6 साल बाद उन्होंने अपना घर का सारा पैसा पे कर दिया, चलो उनका लोन भी चुकता हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे हो जाएंगे, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपकी नीड्स बढ़ेगी, आपके पैसे बढ़ेंगे। अगर आपके पैसे बढ़े, आपके एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। और घर वैसा का वैसा तो नहीं रहेगा ना। घर को आपका उसका टैक्स लगता है, आपका बहुत सारा चीज़ होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको घर गंदा लगता है, आपको घर के अंदर का फर्नीचर लगता है। ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली मिडिल मैन में, पुअर पीपल में और रिच पीपल में, जो रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में, इस चैप्टर में बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, घर लेना एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे लेना हाँ ये प्रॉब्लम है। जब आप उतना इनकम नहीं कर रहे हो तो घर लेना इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास इतना इनकम है कि आप एक बार में दे सकते हो, देन इट्स ओके, तब फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट इनिशियल स्टेज में उसे अपना एक एसेट समझना, इस बात को लेके रॉबर्ट कियोसाकी की अपने पापा से भी लड़ाई हुई थी, अपने पुअर डैड से, जो बोलते थे कि मेरे घर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ा झूठ है। मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसेट वो होता है जिससे आपका इनकम बढ़े, और वो नहीं जिससे आपका पैसा जाए, तब तो वो लाइबिलिटी है ना। इतना तो हम भी जानते हैं कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। हमने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया है कि एसेट का मतलब होता है घर, गाड़ी। नहीं भाई, हम लोग अगर अपने बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखते हैं तो दैट इज़ फॉर यूज़, उस बिल्डिंग का यूज़ हो रहा है, उस घर का कोई एज सच यूज़ नहीं है। जितना आप उसका यूज़ है उस हिसाब से जितना आप पे कर रहे हो उसका ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उस अमाउंट के बन जाओ, आप उस लायक बन जाओ, फिर घर लो, गाड़ी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट या उस चीज़ को ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिले। जिस दिन आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ना, आप इन्वेस्ट कहीं और कर पाओगे, तो वो एक एसेट की तरह इंक्लूड होता है। ये इस बुक का पहला चैप्टर है या पहला रूल है। ये बहुत पतला ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ना कि पढ़ने के बाद ज़्यादा समझ में आता है। बट ठीक है, आप लोगों ने मेरे से समरी मांगा, मैंने उसका समरी बता दिया आपको। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपको मेरे से समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश होंगी अगर मेरे से समझ आए। पर प्लीज़ एक बार ये बुक पढ़ो। अगर ज़िंदगी में कभी कुछ नया सोचना चाहते हो, कुछ अलग सोचना चाहते हो ना, इस बुक को पढ़ लो एक बार। आई गेस बहुत सारे लोग ने पढ़ा हुआ है बुक, बट अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लो। इसका किंडल वर्जन आता है, इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी तो आता ही है, तो उसका कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, यही था इस चैप्टर में। इतना कुछ खास स्टोरी नहीं थी, बट बहुत सारी सीख थी। इतना तो आप समझ ही सकते हो ना, क्योंकि रिटायर एट द एज ऑफ 47 इट्स नॉट ईजी। हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। 60 साल से पहले तो कोई कंपनी रिटायरमेंट नहीं देती। 47, और पता है उनका प्लान क्या था, उनको 40 साल में रिटायरमेंट लेना था, और वो 47 एज में लिए, 47 के साल में लिए थे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा या इतना उन लोग को इतना नॉलेज कहाँ से आया था कि वो रिच डैड के साथ पूरा टाइम घूमते थे, माइक और रॉबर्ट। उन्होंने इतनी सारी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड की हुई थी, इतने सारे लोगों से मिले हुए थे कि उनको सारा ज्ञान, उनको सारी चीज़ें समझ आ गई थी कि जो दुनिया को नहीं पता थी। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस भी किया था प्रॉब्लम, कि उनके स्कूल के बच्चे उन पर टीज करते थे कि अरे कहाँ इस एज में पढ़ने के बजाय तुम लोग अलग ही बिजनेस पे लगे हो। ट्रस्ट मी,
उससे पता चलता है ना कि वो लोग कितने डेडिकेटेड थे इस चीज़ को, और वो लोग सीखे थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी, फिर दूसरों को बताना स्टार्ट किया, विच इज़ नॉट ईजी। हमें नहीं लगता कि हम कभी भी किसी को बता पा रहे हैं या उस एज में सीख के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने पहले ही बोला था कि इस सीखने का कोई एज नहीं होता। आप 5 साल की उम्र में एक फाइनेंशियल लिटरेट बन सकते हो, आप 10 साल की उम्र में फाइनेंशियल लिटरेट बन सकते हो, आप 12 साल की उम्र में फाइनेंशियल लिटरेट बन सकते हो, पर बनना ज़रूरी है। अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपको अमीर बनना है ना, कि हाँ ठीक है मेरी शादी में भी अगर कोई बड़ा एक्टर आके डांस करे, तो उस तरह बनना पड़ेगा ना, पैसे लाने पड़ेंगे। अगर एक मिडिल क्लास की शादी होगी तो ऑब्वियस सा बात है कि एक बैंड आएगा और आप शादी पे डांस करोगे, ठीक है, वो बैंड बजेगा, नागिन डांस होगा। अगर आप चाहते हो कि नागिन डांस जो किया है टीवी में वो आपकी शादी में आके डांस करे, तो उस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेगी, एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, लाइबिलिटीज़ नहीं कि सपने देख रहे हैं हाँ लाइबिलिटीज़ खरीद लिया कि नहीं ये तो एसेट है। नहीं भाई, एसेट्स नहीं होते, एसेट को समझना पड़ता है। एसेट्स वो होते हैं, मैं अभी भी बता रही हूँ, एसेट्स वो होते हैं जिससे आपका इनकम बढ़ता है। एसेट्स वो नहीं होते जिसके वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ता है। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप एसेट में कैसे काउंट कर सकते हो? अगर आप एक घर लिए हो, सॉरी जिनका अपना घर है, प्लीज़ मेरे को मारने मत आ जाना, मैं बस बता रही हूँ, और ये रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है, जो मैंने सोचा है और मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। उसके एक्सपेंस बढ़ते हैं। अगर आपके घर में सपोज लीकेज हो गया, लीकेज तो सारा नॉर्मल घर में भी होता है, बट बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, पेंटिंग हो गई, बहुत अगर कुछ सब प्रॉब्लम हो गया तो आपको ही सब कुछ देखना पड़ेगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है उस चीज़ से। और एक सबसे बड़ा एक्सपेंस तो ये है कि अगर आप EMI या लोन पे ले रहे हो तो बहुत टाइम तक आप तक उसका लोन कटता रहेगा। तो ठीक है, अगर उस चीज़ को आप कहीं और, उस एक्स्ट्रा इनकम को आप कहीं और लगाओगे तो शायद आपका फ़ायदा दूसरा हो, शायद आपका फ़ायदा ज़्यादा हो। सो दैट्स इट यार, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ इस चैप्टर के बारे में। यही था इस चैप्टर को, फाइनेंशियल लिटरेट बनना। तो नहीं बने हो तो बन जाओ। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। पता है पिछले वीडियोज़ में व्यूज़ बहुत कम आए थे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, तो थोड़ा बढ़ा देना यार व्यूज़ को, और घंटी भी बजा देना ताकि मैं वीडियो ला सकूँ। और कमेंट ज़रूर करना ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए। और संडे के लिए ये चीज़ मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ ये भी बता देना। वैसे मैं करूँगी, बट फिर भी अगर अच्छा लगा तो बता देना। तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय बाय।